स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक सहगल उठाती हूं सिस्टम से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिन पर बात होना बेहद जरूरी है। आप हर साल टीवी पर देखते हैं कि साल का बजट भारत की वित्त मंत्री पेश करती है। इस बीच बहुत से लोग बजट को लेकर काफी गंभीर होते हैं, तो कुछ लोग शायद चैनल ही चेंज कर देते हैं, ये सोचकर भला हमें क्या। पर अगर आप ऐसा सोचते हैं कि बजट में हमें क्या, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि देश का बजट मिडिल क्लास से लेकर अरबपतियों तक पर प्रभाव पड़ता है। तो सब छोड़िए, देश की इकोनॉमी पर क्या असर रहेगा ये भी सोचिए। तो ये भी बजट से निर्धारित होता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो किस तरीके की रहेगी। तो बजट में एक गलत कदम पूरे देश को बेड़ा गर्क कर सकता है। जी हां, एक गलत कदम जो है पूरे देश की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर सकता है। तो इसका उदाहरण हाल ही में दिवालियापन झेलता हुआ हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिन्होंने अपनी टैक्स पॉलिसी से अपनी ही सोने की लंका को जला डाला। बहरहाल अब बात करते हैं हमारे देश भारत की कि 2 महीने में भारत का बजट पेश हो जाएगा। तो आपके मन में सवाल ये होगा कि हमारा बजट कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी टैक्स पॉलिसी होनी चाहिए, किन सेक्टर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और साथ ही रिसेशन बोला जा रहा है, ग्लोबल रिसेशन जो है 2023 के अंदर आएगा। तो रिसेशन के इस दौर में सप्लाई और डिमांड पर किस तरह का काम करने की जरूरत है। क्या इस वक्त हमारे सरकार का ध्यान सोशल वेलफेयर स्कीम्स पर होना चाहिए, या फिर सरकार को इस वक्त केवल बड़े बिजनेस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस वक्त गवर्नमेंट रेवेन्यूज की बात करें तो टैक्स में बढ़ोतरी होनी चाहिए या फिर कटौती। बहुत सारे सवाल हैं कि किस तरीके का होना चाहिए हमारा बजट 2023 और 24 का। तो आज हमारी बात इसी पर रहेगी कि किस तरीके से बजट जो है वह बनाया जाता है, निर्धारित किया जाता है। लेकिन पहले ग्राफिक्स की ओर नजर बढ़ाते हैं और फिर उसके बाद हम चलेंगे चर्चा की ओर कि कैसा हो बजट। सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि सरकारी बजट से महंगाई पर लगाम लगती है कि नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही सवाल यह है कि भारत का बजट तैयार करने के लिए क्या कुछ जो है वह निर्धारित करना चाहता है। तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, किस तरीके से निर्धारित किया जाता है। क्या मंदी में सरकार को एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। जब हम रिसेशन की बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर किस तरीके का रहना चाहिए, खर्च की अगर हम बात करते हैं। क्या वैश्विक मंदी में होना चाहिए भारत का बजट, क्योंकि जब रिसेशन की बात कर रहे हैं तो रिसेशन के अंदर बजट किस तरीके से निर्धारित करना चाहिए, पिछले बजट से कितना अलग होना चाहिए 2023-24 का बजट। तो क्या एमएसएमई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या सोशल वेलफेयर स्कीम को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि सोशल वेलफेयर स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करती है। तो बजट जो हो, क्या उस पर सोशल वेलफेयर स्कीम को बढ़ाने की जरूरत है, उस पर खर्च बढ़ाने की जरूरत है। क्या सरकारी बजट से लग सकता है महंगाई पर लगाम। तो ये तमाम सवाल हैं जब हम बजट को निर्धारित करते हैं। तो आज इन्हीं सवालों का जवाब इसको डिबेट के अंदर आपको मिलने जा रहा है। चर्चा की ओर बढ़ते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी राणा हमारे साथ फाउंडर है वॉइस ऑफ बैंक से, हंसराज हंस हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर है पंजाब से, अमन अग्रवाल हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सबसे पहले मैं इकोनॉमिस्ट जी के पास आना चाहूंगी। अमन जी, सवाल आपसे मेरा ये रहेगा, पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए जो हमारा यूनियन बजट होता है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, मिडिल क्लास से लेकर अरबपतियों पर कितना ज्यादा असर जो है वो डाल सकता है। जी अमन जी। देखिए, जो बजट होता है, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे वो स्टेट का हो, या फिर एक कंट्री का हो, देश का हो, उसका जो है इम्पैक्ट जो भी लोग उसके अंदर रहते हैं, जो जिनके लिए बनाया जाता है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा तेज होता है जी। और एक मार्गदर्शित भी होता है कि आगे जाके क्या होगा और क्या होने की उम्मीद है। सरकार की विचारधारा क्या है, सरकार का जो डायरेक्शन है ग्रोथ की तरफ, एम्प्लॉयमेंट की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ, वो क्या देखने को मिलेगा। इस तरीके से जब एक कंपनी का बजट बनाया जाता है, जो हर साल कंपनियां बनाती हैं, रिव्यू करती हैं, उसमें भी वो कंपनी के लोगों का, कंपनियों का हित देखते हुए, प्रोडक्ट्स देखते हुए, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हुए, ऐसी सरकार में भी कि कैसे हमें आगे चाहे टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बढ़े, चाहे और कलेक्शन हमारे बढ़े, ताकि हम ज्यादा खर्चा कर सके, सोशल सर्विसेज कर सके, सोशल वेलफेयर कर सके और लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचा सके, टैक्स के माध्यम से नहीं बट और माध्यमों से,
ताकि जो है सिर्फ कि टैक्स कम करने से बात नहीं बनती। एक समय था हिंदुस्तान में जब हमें आजादी मिली तो करीबन 98% टैक्स था हिंदुस्तान में। मतलब अगर आप 1 रुपया कमाते हैं तो 10 रुपए कमाते हैं तो 1 रुपया रख लीजिए, बाकी आप सारा सरकार को दे दीजिए। उससे हम घटा के 10, 5, 15, 20, 30 पे आ गए हैं। मतलब सबसे जो विश्व के अंदर सबसे कम टैक्स ब्रैकेट पर्सनल लेवल पे होता है उस पे आ गए। कंपनीज में भी हमारा जो टैक्स लेवल कम है, जरूर उसमें थोड़ा सरचार्ज कुछ सालों से लगा हुआ है, बट सबसे कम है। तो एक जो बजट डॉक्यूमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उससे सिर्फ एक आम आदमी और एक गृहिणी का बजट नहीं चलता है, पर पूरे देश में, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, और चाहे जो स्टेट के महकमे हो, उनका भी उसके ऊपर वितरण आता है, इफेक्ट आता है। तो इसलिए जो जो वित्त मंत्री प्रेजेंट करती हैं जी। उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, और इसीलिए उसको बहुत महत्ता दी जाती है, और देते आए हैं अभी भी, और अभी भी अमन जी आगे आपके देते पास रहेंगे। वापस लौटती जहाँ हूँ, पे आपने अश्विनी बात जी की हैं कि ये हमारे बजट, पास, बैंकिंग सेक्टर से हैं सर आप। जब हम 2023 की तरफ बढ़ जाते हैं तो ऑलमोस्ट हर इकोनॉमिस्ट की अगर हम बात करें तो वो ये अनुमान लगा रहा है कि रिसेशन, बहुत बड़ा रिसेशन जो है 2023 के अंदर देखने को मिलेगा। तो हमारा जो वैकल्पिक, एक आइडियल जो बजट की हम बात करते हैं, किस तरीके का होना चाहिए अश्विनी? किसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है 2023 के अंदर सरकार को बजट के ऊपर? जी अश्विनी। बिल्कुल, आपने जो ये चिंता जताई है वो चिंता सभी अर्थशास्त्रियों की है, सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व में है। लेकिन आपने देखा होगा कि पहले भी जब भी आर्थिक मंदी आई है तो उस आर्थिक मंदी से देश जो है वो निकला है। उसके लिए सरकार पहले से ही प्लानिंग बना रही है, और बैंकों का उसके अंदर बहुत बड़ा एक रोल रहता है कि बैंकों की जो स्टेबिलिटी है, बैंकों में जो लोगों का फेथ है, बैंकों में जो डिपॉजिट है, वो जो है इस तरफ बहुत बड़ा इशारा करता है। पहले भी 2008 में भी अगर आप देखें वैश्विक मंदी में, तो जहां बड़े बड़े बैंक डूब गए लेकिन देश के बैंक वहां स्टेबल रहे। हमारे यहाँ क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट करने की जो एक नेचर है लोगों की, उसके कारण से हम सेफ हैं। सरकार का भी वैसा ही सोचा है, सरकार भी वैसे ही सोचती है कि अभी इस वर्ष भी अगर फाइनेंशियल ईयर में देखें तो टैक्स कलेक्शन जो है वो काफी अच्छा हुआ। तो सरकार अगर अगले साल इस सारी चीजों को देखते हुए अपना जो फोकस है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में थोड़ा कम करके और बाकी चीजों की अगर तरफ ध्यान देके, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी वहां पर कि जहाँ रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं, तो ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रोजगार मिलेगा, लोगों को पैसा मिलेगा, देश की तरक्की होगी। अब मान लो कोई सड़क बनती है तो सड़क से बिजनेस भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सरकार को ध्यान लेकिन देना चाहिए। कैपिटल और जो एक्सपेंडिचर की आप जिक्र कर रहे हैं, छोटे, लेकिन उसके लिए सरकार के पास रिवेन्यूज भी तो हैं जो होने चाहिए। रिवेन्यूज के ऊपर भी तो ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिए, एक्सपेंडिचर करने के लिए आपको अपने रिवेन्यूज को भी जो है वो देखना पड़ेगा। तो फिर रिवेन्यूज के लिए टैक्स क्या बढ़ाना पड़ेगा? जी अश्विनी जी। टैक्स टैक्स देखिए क्या है कि अभी अमन जी भी जैसे कह रहे थे कि हम सबसे लोअर ब्रैकेट में हैं। तो सरकार जो है टैक्स उन लोगों पर लगाए जो कि भाई कमा रहे हैं। ऐसे लोगों को रिबेट देना या बिल्कुल ऐसे लोगों को एक जनरलाइज रिबेट देना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसी इंडस्ट्री को, ऐसे कॉर्पोरेट को जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं और जहां से रेवेन्यू ज्यादा हो सकता है, उन लोगों को टैक्स में आप रिबेट दें तो समझ आता है। लेकिन जो 5 आदमियों से इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है उसको अगर आप टैक्स रिबेट देंगे तो उसका कोई पर्पज दिखता नहीं है। तो इसलिए एज जनरलाइज ना करके इंडस्ट्री फोकस जो है वो रिबेट देंगे तो मुझे लगा जनरेशन। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स तो सर 2019 की अगर हम बात करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स तो सरकार द्वारा कम कर दिया गया था 2019 में। अगर चले जाए हंसराज, हंस जी आपके पास में आना चाहूंगी, ये कॉर्पोरेट टैक्स को हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। अभी अश्विनी जी आपके पास वापस आती हूँ, कॉर्पोरेट टैक्स को मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगी थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी मैं हंसराज, हंस जी के पास आना चाहूंगी। सर हमारा बजट की 2023 और 24 की बजट की अगर हम बात करते हैं, आपको क्या लगता है कौन से सेक्टर्स के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को? मैडम, मेरा सबसे पहले तो नाम है हंसराज जोसन, आप करेक्ट कर लीजिए। जी, मैं अपनी टीम से दरखास्त करूंगी, आप नाम को करेक्ट करिए। जी हंसराज जी। हाँ, और दूसरी बात ये है कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट का 5 साल के लिए लोगों ने चुना, ये इनका जो एनुअल अकेला बजट है, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि
महामारी आई और उसमें सारी दुनिया में मंदी आ गई और हमारे देश में भी मंदी आ गई। पर हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है जहां 142 करोड़ आबादी है, इनके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी देर बैलेंस बजट में इस करके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोग गरीब हैं और दूसरे नंबर पर जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, और तीसरा आ जाता है जो हैवी इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आ जाती है। और जो मैं 3-4 बातें कर रहा हूँ, क्योंकि जो पिछले सालों में जो एम्प्लॉयमेंट देने में ये गवर्नमेंट बिल्कुल असफल रही है, और दूसरे नंबर पे जो हमारी जो मीडियम इंडस्ट्री है, मैं बड़ी इंडस्ट्री की बात नहीं करता क्योंकि माइक्रो एंड मीडियम इंडस्ट्री जो मीडियम इंडस्ट्री होती है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो देती है, आज इन पर ध्यान देने की लोड़ है। क्योंकि टोटल हिंदुस्तान में मैं बड़े बड़े शहरों की बात करता हूँ, लुधियाना देश का एक बड़ा सिटी है, जलंधर बड़ा सिटी, जहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इतनी थी कि दुनिया में इसका व्यापार चलता था, देश को इतना वहां टैक्स मिलता था। आज उनको लाले पड़े रोटी पानी के लिए, एक ऐसा क्योंकि सारी बंद कर दी, गवर्नमेंट उनकी को मदद नहीं करनी देनी। जितनी सिख इंडस्ट्री बड़ी है, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर एग्रीकल्चर बेस्ड जो हमारे जो इंडस्ट्री है वो शेलर इंडस्ट्री आ जाती। और आज पंजाब का हाल देखो कि जितनी शेलर इंडस्ट्री पंजाब की, टोटल फेलर, सभी को लॉक लगे हुए हैं, सारे एनपीए हो गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने मदद नहीं किया। 7-8 साल हो गए जितनी हमारी जी। जहां तक मैं हंसराज जोशी जी आपकी बात समझ रही हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा बजट है वो फोकस्ड होना चाहिए एमएसएमई के ऊपर, और साथ ही एमएसएमई के ऊपर और साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, क्योंकि ये दोनों हमारी स्ट्रेंथ है। अगर ये मजबूत नहीं होगी तो हमारी जीडीपी जो है वो मजबूत नहीं हो पाएगी। जी हंसराज जी। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ। और जो दूसरी बात है, क्योंकि जितनी देर इस देश के लोगों को, जो गरीब लोग हैं, क्योंकि इतनी आबादी है, इनके लिए कोई परमानेंट ढांचा जो इनकी एम्प्लॉयमेंट का नहीं बनता, निरा जो कनक और आटा देने से बात नहीं बनेगी, इनका को पक्का प्रबंध करना पड़ेगा जिससे देश को भी इम्कान हो, इनका रोटी पानी का भी व्यवस्था इनके पास हो जाए। ये अब देश को करनी पड़ेगी, ये बजट में होना चाहिए। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी बना देती है आगे बजट, वो जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो मीडियम जो अपनी इंडस्ट्री है देश की, उसका ख्याल नहीं रखते। ये बड़े बड़े लोगों का ख्याल रख के जो बजट बना देते हैं, और इसलिए हम तो ये उम्मीद करते हैं कि इस बार बजट एक बैलेंस बजट होना चाहिए। गरीबों को उसका मैक्सिमम फायदा मिले, मीडियम लोगों को मैक्सिमम फायदा मिले, क्योंकि ये देश गरीबों और मीडियम पर्सन का है। बड़े लोग तो बहुत कम है। बड़े लोगों के लिए हित में हमेशा जो बजट बनते हैं वो ज्यादा बनते हैं, और जो मीडियम और लो यदि है इनकम वाले लोग, उनको लिए हमेशा जो उनको इग्नोर किया जाता है, उसमें मैक्सिमम वहाँ जो फोकस करना चाहिए। और उसके बाद हंसराज जी, पिछले साल मैं कोट करना चाहूंगी, ये बात जो है की गई थी कि मिडिल क्लास के ऊपर फोकस बजट जो है वह बनाया गया है। जब मैं 2022 और 23 के बजट की बात कर रही हूँ, तो बहरहाल मैं अमन जी आपके पास आना चाहूंगी। हंसराज जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। एक तो सेक्टर हमारे पास एग्रीकल्चर आ गया और दूसरा सेक्टर हमारे पास आ गया मीडियम, हमारा माइक्रो हो गया, स्मॉल हो गया, मीडियम एंटरप्राइजेस हो गई। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसके ऊपर अभी फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पे किस तरीके का बजट के अंदर ध्यान देने की जरूरत है? एक आइडियल बजट इनके लिए किस तरीके का होना चाहिए? जी देखिए जी, पहली बात तो काफी समय के बाद पिछले 3 साल में हमने देखा कि कृषि का जो रूप है और किसान का जो रूप है वो बजट में देखने को मिलना शुरू हुआ। इवन जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें भी एक चैप्टर कृषि के ऊपर आने लगा वापस, जो पहले गायब हो गया था काफी समय तक। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते थे हम, इंडस्ट्रीज की बात करते थे, सर्विसेज की बात करते थे, तभी कृषि के ऊपर तवज्जो नहीं रहता था, क्योंकि उसका जो प्रॉपर टोटल प्रोपोर्शन एग्रीकल्चर में था वो काफी कम हो गया था। अगर हम उसका बजट का प्रोपोर्शन देखें, 4-4.5% के करीब कृषि से आ रहा है, और वो जबकि पिछले साल जो है काफी हद तक कृषि हमारे किसान भाई बैठे रहे, आंदोलन पे बैठे रहे, जो 3 किसान लागू लॉ आए थे उनके अगेंस्ट, बट फिर भी जो है हमारे उत्पादन जो है कृषि का काफी अच्छा रहा। और जिस वजह से आप और हम ये दिल्ली जैसे शहरों में, नोएडा जैसे शहरों में, बैंगलोर, बॉम्बे जैसे शहरों में बैठ के, जहाँ कृषि ज्यादा नहीं होती है, वहां बैठ के हम खाना खा सके और हम लोग आगे चल सके। जबकि कोरोना काल था, अमन जी अगर हम बात करें अभी जिस तरीके से आप कंटिन्यू रखिएगा अमन जी। अभी अश्विनी जी ने एक बात बोली थी कि आप एक रोड बना दीजिए। अब आप वो रोड बना देंगे तो देश का लॉजिस्टिक स्ट्रांग हो जाएगा।
लॉजिस्टिक स्ट्रांग हो जाएगा तो वो उस रोड को एग्रीकल्चर सेक्टर वाले भी इस्तेमाल करेंगे, सर्विस सेक्टर वाले भी इस्तेमाल करेंगे और साथ ही बाकी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले हैं वो भी इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हमारी आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए कि हम एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर दें अपने एक्सपेंडिचर के अंदर, या फिर सिर्फ हमारी इंडस्ट्री स्पेसिफिक होनी चाहिए कि नहीं जी इस बजट के अंदर हम एमएसएमई के ऊपर ध्यान देंगे और केवल एग्रीकल्चर जो है इन दोनों फील्ड के ऊपर ध्यान देंगे? जी अमन जी। नहीं, देखिए जी, पहली बात तक जहां तक बजट का ध्यान देने की बात है, वो बड़ा बैलेंस्ड बजट लास्ट टाइम भी और उससे पिछली बार भी बैलेंस्ड रहा है। और उससे पहले भी जब पीयूष गोयल ने इंटरिम बजट प्रेजेंट किया था उसके अंदर भी एक बड़ा 5 लाख तक की इनकम अगर किसी की है तो उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे होम मेकर्स भी हैं, औरतें भी हैं जो काम करती हैं, छोटे छोटे बुनकर भी हैं जिनकी इनकम 5 लाख से कम होती है, वो इमीडिएटली निल टैक्स के साथ फाइल करते हैं, जिससे फिर आगे जाके वो बैंकों से, फाइनेंशियल संस्थाओं से लोन भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास रिटर्न नहीं है तो लोन वोन मिलना बहुत मुश्किल होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपने कृषि की बात करी, हमने 8-10 साल पहले सजेस्ट किया था, जिसमें से प्रधानमंत्री ने कुछ इंप्लीमेंट किया कि देखिए कृषि जो किसान होता है वो पैदावार कर सकता है, बहुत अच्छी पैदावार कर सकता है, वो मार्केट नहीं जानता है, वो बेचना इतना अच्छा नहीं जानता है। उसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े साहूकार होते हैं, बड़े बड़े कृषि के जिन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी जमीनें हैं, जमींदार होते हैं, वो लोग जो है प्रभावी हो जाते हैं और इसीलिए जो है मंडियों में उनका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर हम कृषि को, किसान को, जो एक आम किसान है, छोटी जमीन हो या बड़ी जमीन हो, उस तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें जो ये मंडियां, हमने कहा था कि ये तो मंडियों का नेटवर्क बनाए जहाँ पे किसान कहे कि मैंने ये पैदावार की, मंडी के पास बेच गया, तो जो आसपास की मंडियां जो खरीदना चाहती है वो अपनी व्हीकल भेजे और उसके पैदावार को खरीदे। तो एक तो जो बिचौलिए हैं, जो मिडिल मैन के पीछे बात होती है, वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, किसान अपनी खेती पे फोकस कर सकता है, उसे पता है कि जब मैं अपना पैदावार बेचूंगा तो मेरा इमीडिएटली जो है कोई ना कोई मंडी से मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा। और आज सबके पास मोबाइल फोन है, जरूरी नहीं कि स्मार्टफोन हो, छोटे मोबाइल फोन है, जिससे एसएमएस भेजा और ई-नैम का नेटवर्क प्रधानमंत्री जी ने अमन जी जो बात कही अभी, इस बात से मैं काफी ज्यादा सहमत हूँ, लेकिन बात यह है किसान की दुविधा केवल एक नहीं है, मिडल मैन के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज जो है उसकी भी दुविधा हमारे किसान जो है झेल रहे हैं। कितनी सारी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है क्योंकि प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक के अंदर हम स्ट्रांग नहीं है, कोल्ड स्टोरेज के अंदर हम स्ट्रांग नहीं है इस सेक्टर के अंदर। साथ ही आप एमएसएमई की अगर मैं बात करूं, हम एमएसएमई के ऊपर कुछ दिन पहले ही डिबेट कर रहे थे, तो उसके अंदर वो कह रहे हैं हमें तो इस कॉन्वर्सेशन से बाहर ही रखा जा रहा है, हमारे लिए तो सेंट्रिक बनी नहीं रही पॉलिसी। इस पर अश्विनी जी आप क्या कहना चाहेंगे? एमएसएमई के ऊपर जब हम कुछ दिन पहले डिबेट कर रहे थे तो वहीं एक बिजनेसमैन ने बोला कि हमें लोन्स इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं हो पा रहे, हमें फंड्स जो है वो नहीं मिल पा रहे। क्यों ऐसा हो रहा है कि स्कीम्स बनाई जा रही है लेकिन फंड्स नहीं मिल रहे एमएसएमई को? जी अश्विनी जी। देखिए कि हर सेक्टर ये कहता है कि मेरे लिए कभी अच्छा नहीं है, चाहे सरकार जितना भी अच्छा कर ले, लेकिन क्या होता है कि भाई कोई 100% कुछ नहीं होता। दूसरा, एमएसएमई की बात की, सरकार ने बहुत एक अच्छा एक पोर्टल बनाया कि आप उसमें अपना डालिए और उसके थ्रू बैंक आपको अपने आप अप्रोच करके आपको लोन देगी। अभी क्या है, पिछले महीने ही आरबीआई गवर्नर ने बैंकों के साथ एक मीटिंग की और उसमें बैंकों से कहा कि आपका डिपॉजिट जो ग्रोथ है वो कम है और जो आपका क्रेडिट ग्रोथ है वो ज्यादा है। तो वो भी एक चिंता का विषय है। कारण क्या है कि हम पैसा तो दिए जा रहे हैं लेकिन पैसा आएगा कहाँ से, तो वो भी एक बैंकों के लिए चिंता का विषय है। उसके लिए भी हमने सरकार से सुझाव दिए हैं। 2 सुझाव उसमें दिए हैं कि भाई एक तो बैंक ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, यानी बैंकिंग को छोड़कर सारे काम कर रहे हैं, उसको छोड़कर बैंक को बैंकिंग का काम करना चाहिए। और जो डिपॉजिटर है उनकी मुझे लगता है कि ये वित्त मंत्री को भी सुझाव देने वाले हैं कि अभी तक 5 लाख जो हमारा डिपॉजिट है वो सिक्योर्ड है, उसके ऊपर गारंटी है सरकार की। हमारी कहना है कि भाई सरकार जो है पूरे जो भी डिपॉजिट कस्टमर रखता है उसके ऊपर हो तो और डिपॉजिट बैंकों में आ सकता। अगर सरकार उसकी गारंटी नहीं ले सकती तो सरकार कोई एक इंश्योरेंस पॉलिसी ला सकती है कि मिनिमम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करके हम अपना डिपॉजिट सिक्योर कर सकते हैं। हम मकान के लिए, गाड़ी के लिए, दुनिया भर के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं। तो ऐसी स्कीम आ जाएगी तो मुझे लगता है कि बैंकों में और जो डिपॉजिट है वो बढ़ेगा और वो पैसा जो है अगर हम पीछे 2.5 साल की बात करें अश्विनी जी, पिछले 2.5 साल की बात करें तो डिपॉजिट के ऊपर, जो बैंक्स की डिपॉजिट है उस पर कितना ज्यादा असर पड़ा है? ऑब्वियस ही बात है क्योंकि लोगों के पास इनकम का सोर्स खत्म हो गया तो डिपॉजिट उन्होंने बाहर लिए होंगे। तो इस वक्त बैंक्स की क्या कुछ सिचुएशन जो है वो हो गई फंडिंग के लेकर?
वही है कि पैसा क्या है, कि लोगों को क्या लगता है, कोरोना में भी लोगों ने कैश को बैंकों से निकाला। अभी आप देखो पीछे जो डाटा आया उसमें भी आया कि सर्कुलेशन में जो पैसा है वो बहुत है, यानी बैंकों के पास वो कैश नहीं है, कैश लोगों ने डंप कर लिया। तो वो जो है उसका कहीं भी यूटिलाइजेशन देश की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में नहीं हो रहा। वो पैसा बैंक में जाए, बैंक उसको रीफाइनेंस करे, तभी ये साइकिल घूमेगा, तभी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। तो सरकार को निश्चित रूप से डिपॉजिट पे इंटरेस्ट बढ़ाना और दूसरा उसकी सिक्योरिटी, उसके ऊपर गारंटी देना, तो इससे मुझे लगता है कि डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ेगा। डिपॉजिट ग्रोथ से ही क्रेडिट ग्रोथ जो है वो कनेक्टेड है। हंसराज जी, आप क्या इस पे बोलना चाहेंगे? क्योंकि जब हम एमएसएमई की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये बात कही जा रही है उनके लिए ड्रिवन पॉलिसी बनाई तो जा रही है, लेकिन कुछ ऐसा है कि हर एक सेक्टर ये बोल रहा है जी मेरे लिए बजट के अंदर काम नहीं किया जा रहा, जबकि किया जा रहा है काम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैडम पिछले साल जो हिंदुस्तान ने के किसानों ने जो एजिटेशन 1 साल के लिए किया, और दिल्ली की गवर्नमेंट ने बोला था कि हम इसे तो बड़ी थोड़ी समय में इसको जो एमएसपी वगैरह वो सारी जो इसकी जो जितनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनका आपको दे देंगे, पर 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया। क्योंकि जितनी देर फार्मर जो है, क्योंकि फार्मर में 2 एकड़ का भी मालिक आता है और उसमें मैक्सिमम जो है हमारे स्मॉल फार्मिंग है। जो पंजाब वर्गी स्टेट है, जो हरियाणा या मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, यहाँ को बड़े जिम्मेदार नहीं, 4-5 एकड़ वाले जो मालिक हैं, इनके लिए अगर पॉलिसी नहीं बनेगी तो ये कैसे अपनी जो पेट भरेंगे? क्योंकि हालात ये बन रहे हैं कि बॉर्डर जितनी हमारी स्टेट है, ये सभी लोग जो बाहर जाने की होड़ लगा रखी है, यहाँ उनको ना एम्प्लॉयमेंट फ्यूचर दिख रहा है, ना ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इनके लिए कुछ करती, ना भारत सरकार करता है। अगर इनको जो मजबूत नहीं किया जाता तो हम कहते कि हमारी जो अगर बॉर्डर स्टेट ही मजबूत नहीं तो हम देश को इसकी हिफाजत करने में कैसे मजबूत होंगे? इसलिए जो है नौजवान बच्चे उनके लिए और एग्रीकल्चर के लिए मैक्सिमम फोकस करना चाहिए। जो अभी हाल ही में मुझे याद है हंसराज जी, आप जो बात कह रहे हैं, कल ही मुझे शायद याद है राहुल गांधी ने एक बयान जो है वो दिया था। उन्होंने कहा था कि जो हमारी माइक्रो इंडस्ट्री है, माइक्रो इंडस्ट्री के ऊपर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए पॉलिसीज अगर आप बनाते हैं, तो इससे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, जीडीपी पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर। इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे कि माइक्रो इंडस्ट्री जो है, क्या अगर उसके ऊपर सबसे ज्यादा उनको प्राथमिकता दी जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगी? राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हिंदुस्तान में मैक्सिमम जो है वो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है। अगर ये सारी इंडस्ट्री जो जिसलिए जैसे गवर्नमेंट स्कीम बना रही हैं, बड़े बड़े लोगों को उनको रिबेट दिए जाते, बड़े बड़े लोगों के पैसे माफ किए जाते, तो ये लोग मंडी में कैसे ये पनप पाएंगे? क्योंकि एक जो छोटी जो इंडस्ट्री हमारी मैक्रो इंडस्ट्री चलती है उसमें कहीं 20 आदमी काम करते हैं, कहीं 30 आदमी करते हैं, और इनका कमजोर होना ही देश के जो सही मायने में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। अगर जो हमने एम्प्लॉयमेंट देनी, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट होती है, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट होती है, वो सभी को अपना रोजगार नहीं दे सकती, लेकिन एक सच्चाई ये भी है हंसराज जी, अगर हम माइक्रो इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कुछ 70% तक ऐसे कुछ आंकड़े हैं कि उन लोगों ने जीएसटी के अंदर रजिस्टर ही नहीं कराया हुआ। तो कल कर हमारे पास अगर मान लीजिए बैंक के पास फंड्स के लिए जा रहे हैं, तो आपने अपना बैलेंस शीट ही मजबूत नहीं बनाई हुई, तो आप फंड्स के लिए कैसे मांगेंगे? आप रजिस्टर्ड ही नहीं है। इस पर आप अमन जी आप क्या कहना चाहेंगे कि माइक्रो अगर हम बात करें? अमन जी, पहले सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, एक टर्म है कि जब तक आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स कभी भी स्ट्रांग हो ही नहीं सकती है। तो माइक्रो पार्ट के ऊपर बजट के अंदर सबसे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, तभी जाकर हमारी मैक्रो स्ट्रांग होगी। जी, इसे जस्टिफाई करिए अमन जी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो देखिए, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं लॉन्ग टर्म कर्व एंड शॉर्ट टर्म कर्व। मतलब ये होता है कि जो बड़ी आगे में दूरदर्शिता देखनी है, अगले 1 साल 2 साल 5 साल, जैसे बजट में भी आप पहली बार देखेंगे पिछले 5 साल में 15 साल 10 साल 25 साल की हम बात करते हैं। उसके लिए फिर छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। सीढ़ी हम एक दिन से फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे नहीं पहुंच सकते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेके सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इसी तरीके से जो माइक्रो इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता था, सिडबी भी क्रिएट की गई थी भारत सरकार ने 60-70s में,
उसके बाद फाइनेंसिंग भी उनके ऊपर किया गया। ऐसा नहीं है कि एमएसएमई या एसएमईज पहली बार हिंदुस्तान में 5-10 साल में आई हैं, पहले भी होती थी। पर फर्क क्या है कि बाहर की तरफ हम रिपोर्ट्स देखते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूके है, यूरोप हो, वहां पे हर एक कंपनी को रजिस्टर करना जरूरी होता है। प्रॉफिट हो या ना हो, रिटर्न भरनी मैंडेटरी होती है, नहीं तो बहुत पेनल्टीज होती हैं। हिंदुस्तान में जो माइक्रो और स्मॉल फर्म्स हैं, ज्यादातर चाहे वो घरेलू हो, प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म्स हो, वो रजिस्टर ही नहीं करती हैं अपने आप को, रिटर्न भी नहीं भरती हैं। इसीलिए पीयूष गोयल ने कहा कि 5 लाख तक अगर इनकम है तो भैया आप रिटर्न भरो, ताकि आपकी इनकम हम नेट असाइड जीरो करके अपना आगे आप काम कर सकें। और छोटे छोटे व्यवसाय होते हैं, औरतें खाना बेचती हैं, औरतें कपड़े बेचती हैं, और चीजें बेचती हैं, छोटे छोटे व्यवसाय सड़क पे जो है खाना बेचते हैं, चाय बेचते हैं। लेकिन अमन जी वो आगे से ये बोलते हैं, रिटर्न लगा के आगे से हमने एमएसएमई के उससे बात पूछी कि जी आप रजिस्टर क्यों नहीं करते हैं, तो उन्होंने बोला जी टैक्स इतना ज्यादा है, रजिस्टर करेंगे कमाई तो वैसे ही नहीं हो रही है, फिर और सरकार को दे दें। देखिए जी, कि अगर आपको बढ़ना होगा तो अगर पढ़ाई करके एग्जाम देने की डर से कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो कैसे बात बड़ा बनेगा। बड़ा अगर बनना है तो आपको फॉर्मलाइजेशन करना जरूरी होता है, सेटअप में आना जरूरी होता है। आपको लोन बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तभी देगी जब आपके पास कुछ निर्धारित डॉक्यूमेंट होंगे। अश्विनी जी आपसे 30 सेकंड का एक फाइनल जी अश्विनी जी आपसे 30 सेकंड का एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी, कितना जरूरी है अपने आपको रजिस्टर्ड करना माइक्रो इंडस्ट्री के लिए अगर आपको फंड्स बैंक से चाहिए? जी अश्विनी जी फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल क्या है अमन जी, जैसे कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन चाहे वो माइक्रो की हो चाहे लेबर की हो, सरकार के पास डाटा तो होना चाहिए कि कितनी इंडस्ट्री है, उसी के हिसाब से तो वो स्कीम बनाएगी। सरकार को पता है कि अगर सिर्फ 100 इंडस्ट्री है तो 100 के हिसाब से बनाएगी, एक्चुअल 500 है, अगर 500 के हिसाब से होगा तो सरकार उसी के हिसाब से योजना बनाएगी। इसलिए वो सही कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी होनी चाहिए, ताकि सरकार को पता लगे कौन क्या धंधा कर रहा है, किस फील्ड में काम कर रहा है। ये नहीं कि हमें जहां प्रॉफिट, कुछ चीजें हमें जो है अगर सरकार से या देश से कुछ लेना है तो हमें कुछ देना भी चाहिए। सिर्फ हम लेने की बात करेंगे तो फिर जो है वो बैलेंस नहीं बन पाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा था कि किस तरीके का होना चाहिए हमारा बजट 2023 और 24 का, क्योंकि जब हम बजट की बात करते हैं, बजट मध्य वर्ग यानी कि मिडिल क्लास से लेकर अरबपतियों के ऊपर असर डालते हुए नजर आता है। 2023 और 24 की जब हम बात करते हैं बजट के ऊपर, जब हम बात करते हैं तो एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर प्राथमिकता देने की कितनी ज्यादा जरूरी है, और साथ ही उनका रजिस्टर, खुद को रजिस्टर करना कितना जरूरी है। बैंकिंग सेक्टर जो है पिछले 2.5 साल कोरोना काल के अंदर किस तरीके से मंदी को जो फेस कर रहा है, उस पर ध्यान देने की कितनी ज्यादा जरूरी है। तो ये थी JK 24/7 न्यूज की पहल कि किस तरीके का होना चाहिए हमारा बजट। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।